नमस्कार क्लास। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा वह है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आप लोगों से जिसके बारे में बात करूंगा वह है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में जो भी वेरिएशन आते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप वह मैं आप लोगों को बता चुका था। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में इसमें बताऊंगा वह है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है समझिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी is defined as the minimum energy required to remove an electron from outermost valence shell of isolated gaseous atom। क्लियर? यानी आपके पास में यहां मान लीजिए यह है कोई एक एटम और उसके सेंटर में है मेरे पास में न्यूक्लियस और यहां सराउंडिंग में है मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम की बाउंड्री से बाहर लेके जाना है, तो नो डाउट इस इलेक्ट्रॉन में कुछ इंटरनल एनर्जी है, इसीलिए वो इस एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा है। हम उसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, ये आपने इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी और उसकी वजह से ये आपका इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया। तो ये जो एनर्जी आप इसे दे रहे हो ये एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखने की बात है कि आपके पास जो यहाँ एटम है वो फ्री रहना चाहिए। एटम कैसा रहना चाहिए? फ्री रहना चाहिए। फ्री इन द सेंस मतलब कि ये आइसोलेटेड होना चाहिए, एक एटम का दूसरे एटम से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास है सोडियम और सोडियम है बेटा सॉलिड स्टेट में। आप उस सॉलिड स्टेट के एलिमेंट को, उस एटम को किसमें चेंज करोगे? आप उसको बदलोगे सोडियम गैसियस में, और इसमें जो आप इसे एनर्जी दे रहे हो वह एनर्जी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहां आपका जो सोडियम है वो गैसियस फॉर्म में हो गया, ये फ्री हो गया। अब आपको इस सोडियम को इतनी एनर्जी और देनी है कि यह सोडियम बदल जाए Na पॉजिटिव में प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब जो आपने इसको जो एनर्जी दी वह कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वह कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात आपके समझ में आई? अब मैंने आप लोगों को यह तो बता दिया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। ऑक्सीजन फैमिली में यहां पे इसका क्या रोल है, क्या वेरिएशन आएगा, वह मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। समझिए, यह देखिए यहां मैंने आपको बोला ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। नो डाउट बेटा कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, कब आएंगे हम लोग? डाउन द ग्रुप आएंगे ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर। तो यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स सब इंक्रीज हो रही है। देन एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, और जब एटॉमिक रेडियस जब बढ़ जाएगी तो एटम का साइज बढ़ेगा। एटम का साइज जब बढ़ेगा तो नो डाउट कि वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या चीज? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस जब बढ़ जाएगी देन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अट्रैक्शन कम हो गया। अब जब अट्रैक्शन, जब फोर्स जब कम हो गया तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो नो डाउट कम करनी है। इसका मतलब आपको यहाँ पर
आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो आपके सामने जो वैल्यू नजर आएगी, क्या चीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी डिक्रीज होती है। क्लियर है? इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज, अट्रैक्शन डिक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? अब समझिए, मैं आप लोगों को इसके अंदर में इसके कुछ वैल्यूज बता रहा हूं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। यहां ऑक्सीजन की आपके सामने दो वैल्यूज दी हुई है। वन इज 1314, अनदर इज 3388। फिर आपके पास में आ गया 1000, ये आ गया आपके पास में 2251, ये आपके पास में आ गया 941, ये आपके पास में आ गया 2045। ये सब किलो जूल पर मोल में है। ये आपके पास में आ गया 869, ये आपके पास में आ गया 1790, और ये आपके पास में आ गया 813। क्लियर? और ये वैल्यू गिवन नहीं है हमारे को। अब इसमें समझिए, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये वह है। इसका मतलब ये आपके पास में आ गया IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके और ये जो है आपके पास में, ये है आपके पास में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है, आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी है। क्लियर? पहले के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, दूसरे के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझिए कि आपके पास में एक एटम है, उस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन एटम ही ले लिया, सपोज कीजिए कि भैया ये मेरे पास में ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इट मीन्स यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस केस में आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलिए, अब आप निकालोगे तो आपके सामने क्या बनेगा? O+ बनेगा। O+ बनेगा तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। क्लियर? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपने एनर्जी दी है वो कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब O+ की फॉर्म में ये आ गया। अब आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन तो चेंज हुए नहीं, प्रोटॉन तो उतने के उतने रहे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन 8 की जगह हो गए 7। उसकी वजह से क्या हुआ? यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ा? क्योंकि सिग्मा कम हो गया। सिग्मा क्यों कम हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया। देखिए, जो आपके पास में ZeFF है वह है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाएंगे तो सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा, और सिग्मा जब डिक्रीज हो जाएगा तो Z इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो जाएगा। Z इफेक्टिव जब आपका इंक्रीज हो जाएगा तो नो डाउट कि आपके पास में क्या हो जाएगा? साइज कम हो जाएगा। इसीलिए कैटायंस की साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरेटिवली छोटी होती है। अब देखिए, आपके पास में कैटायन बन गया। अब आपको क्या करना है? उससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। आपके पास में बना O2+, मतलब इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया यहाँ पर। उस केस में क्या आ गया आपके पास में? यहाँ पर प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहे? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? लेकिन जब 7 इलेक्ट्रॉन थे तब आपने इसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दी ना, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये रही। तो अब आप सोचिए कि साइज छोटा कहाँ है? O+ में है कि O में है? तो नो डाउट ये पता लग गया हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हेल्प से कि O+ का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए हर एक एलिमेंट में आप चेक कर लीजिए, जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये तो आई यहां पर बात क्लियर। तो हमने IE1 भी देख लिया, IE2 भी देख लिया। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो रेडियस जो है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, मैंने वो भी देख लिया। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो एक तरीके का और आता है, उसे भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहां पर है आपके पास में O। मैं अभी IE1 के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात कहूं कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1314 और यहां सल्फर की है मेरे पास में 1000। क्लियर? तो इसका मतलब मेरे पास में एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई ऑक्सीजन से सल्फर की ओर जाने पर? यहां मेरे पास में डिक्रीज हुआ 314 किलो जूल पर मोल।
अब अगर मान लीजिए सल्फर से सेलेनियम की ओर जाने पर अगर 314 डिक्रीज होता तो वैल्यू मेरे पास में आती 686, जो कि नहीं है मेरे पास, जो कि नहीं है। कितनी है मेरे पास में वैल्यू? 941। कितनी है मेरे पास में वैल्यू? 941। और होनी कितनी चाहिए थी? 686। तो भैया यहां पर एक क्वेश्चन मेरे पास में ये बन गया कि ऐसा क्या कारण रहा। तो देखिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम सल्फर से सेलेनियम की ओर जब जा रहे हैं तो यहां आपको सल्फर के बाद पहला और दूसरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, और उधर आप सेलेनियम की ओर जब आप यहां आओगे तो आपको यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मिलने की वजह से यहां कहलाता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या होगा? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेलेनियम की साइज जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं हो पाई। इट मीन्स अब आपका सेलेनियम क्या रहा? छोटा का छोटा। अब जब छोटा होगा तो नो डाउट आपको क्या करना पड़ेगा? उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट होती? नॉर्मल फिगर के हिसाब से 686, और रिक्वायरमेंट कितने की हो रही है? 941 की। तो यहां पर सल्फर से सेलेनियम की ओर जाने पर जो वेरिएशन आया उसका रीजन क्या था आपके पास में? यहां पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब समझिए, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा टेलुरियम से पोलोनियम की ओर हम जब जाते हैं तब यहां पर, तो भैया यहां से इधर क्या होगा हमारे पास में? यहां कितने का फर्क आया? यहां आपके सामने 56 का फर्क आ रहा है। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे पास तो 314 का डिफरेंस अगर आता तो ये वैल्यू लगभग आपके पास में 500 समथिंग आती। क्या आती? एक मिनट, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 1 गया तो 5, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी 555 का वैल्यू आती। वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? 813। वैल्यू कितनी आ रही है? 813। तो भैया यहां पर भी रीजन क्या रहा? तो यहां पर भी रीजन वही है कि जब आप टेलुरियम से जब आप पोलोनियम की ओर जब आप आओगे तो आपके पास में 2 फैक्टर तो आएंगे, जिसमें से एक तो पहले भी था, वो क्या था? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा एक और आ गया, उसे हम लोग बोलते हैं LNC। LNC मींस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पोलोनियम की साइज टेलुरियम से इसकी तरह टेलुरियम से पोलोनियम की ओर जाने पर जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं हो पाई, यानी पोलोनियम आपका रहा छोटा का छोटा। अब ये स्मॉल का स्मॉल रहा तो आपको इसे क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको 555 देनी चाहिए थी और आपको देनी पड़ रही है 813। ये बात आपके समझ में आई? चलिए अब मैं आप लोगों को जो बताता हूं उसे भी समझिए। अब आप लोग, यहां आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुआ पूरा। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है बेटा हमारे पास? किसे कहते हैं? हर एक एलिमेंट के एटम की एक टेंडेंसी होती है कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने 2 एलिमेंट मान लिए A और B। अब A और B दोनों मिलकर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। चलिए ये देखिए साहब, हमने ले लिया 1-1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें A का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें B का है। अब A की टेंडेंसी भी है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, B की टेंडेंसी भी है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की। बट पता लगा कि B थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और A थोड़ा सा कम पावरफुल है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बॉन्ड है वो A और B के बिल्कुल मिड से ना होकर थोड़ा B की ओर चले जाते हैं, थोड़ा सा B की ओर शिफ्ट हो गए। तो उसकी वजह से B पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो B पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और A पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? B पर आया पार्शियल नेगेटिव, A पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपके पास बन गया नेगेटिव पोल और A प्लस बन गया आपके पास
पॉजिटिव पोल। तो आपके पास में यहाँ पर आपको दो पोल्स नजर आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस डाइपोल बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? डाइपोल बन गया। मतलब जो बॉन्ड आपका नॉन पोलर होना चाहिए था वह बॉन्ड अब आपको पोलर नजर आ रहा है। व्हाई इट इज सो? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself so that a bond becomes polar. Bond becomes polar. Clear? अब मैं आप लोगों से बात बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये देखिए, फिर वही वाली बात है हमारे पास कि आप गए ऑक्सीजन से सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम एंड देन पोलोनियम। क्लियर? आप जा रहे हो ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर। तो डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। वही फिगर लगेगा बेटा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा देन रेडियस भी बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गई। अब डिस्टेंस जब बढ़ गई तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज। अब जब इलेक्ट्रॉन के लिए जब अट्रैक्शन फोर्स जब कम हो जाएगा, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचना चाह रहे। इसका मतलब जो टेंडेंसी थी वो कम हो गई। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो गई। क्लियर? अब समझिए, मैं अब आप लोगों को इसकी वैल्यूज के साथ में बता रहा हूं। देखिए, ऑक्सीजन की वैल्यू है बेटा आपके पास 3.5, सल्फर की है 2.44, अप्रोक्सीमेटली 2.5, सेलेनियम की है आपके पास में 2.48, अप्रोक्सीमेटली 2.5, टेलुरियम की है आपके पास 2.01, अप्रोक्सीमेटली 2.0 और पोलोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.76। आप ये चीज जरूर याद रख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है इनकी जो यूनिटलेस है। क्लियर? जैसे आप मास, लेंथ, वॉल्यूम, इन सब चीजों को देखोगे तो उनकी एक यूनिट होती है। जैसे आप वेट की बात करोगे तो किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया। वॉल्यूम की बात करोगे तो लीटर हो गया। लेंथ की बात करोगे तो मीटर, सेंटीमीटर हो गया। एनर्जी की बात करोगे तो किलोजूल पर मोल हो गया। क्लियर? तो लेकिन यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब समझिए, आपके पास में यहां पे क्या हुआ, मैंने बताया था कि बेटा ऑक्सीजन फैमिली में जब आप डाउन द ग्रुप आप आओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। शेल्स बढ़ेंगी, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो नो डाउट कि कम हो रही है, 3.5 से कन्वर्ट होकर हो गई 1.76। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है हमारे पास कि सल्फर और सेलेनियम की अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों है, या ये कह दिया जाए कि सेलेनियम की हल्की सी इंक्रीज क्यों हुई। तो यहां पर वही बात आ जाएगी आपके पास में, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा। क्या आंसर रहेगा? वही डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर भी आपके पास पोलोनियम के केस में जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 का होता तो 1.01 होता, बट यहाँ पर तो भैया कितने का हुआ, 0.25 का हुआ। तो अब यहां पर भी रीजन क्या रहेगा, यहां पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और साथ में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों फैक्टर यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। दोनों फैक्टर यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर?
तो यहां पर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक को भी क्लियर कर दिया है। अब जो मैं आप लोगों को बता रहूंगा वह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली किसे कहते हैं उससे पहले समझो आप कि मेरे पास में जैसे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन वो कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट में मैं डाल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उस न्यूट्रल गैसियस एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में ऐड किया है। ऐड जब मैं करूंगा तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा ई नेगेटिव। लेकिन अब गैसियस एटम को आपने एनायन में चेंज किया, गैसियस एटम को आपने एनायन में चेंज किया तो केस में क्या हुआ बेटा? कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी रिलीज हुई। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब समझिए कि मेरे पास में ई नेगेटिव था, उसमें आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया। अब क्या हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या थे, इसमें कुछ थे, आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गया। अब रिपल्शन तो ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आप उस रिपल्शन वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन और आप उसमें डालोगे तो भैया अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इसमें आसानी से नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर इंसर्ट हो सके। क्लियर? तो आपके पास ये जो है आपके पास में एनर्जी आपने इसे दी और ये बदल गया E2 नेगेटिव में। इसका मतलब जो पहला प्रोसेस था वहां एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहां जो एनर्जी है उसे गेन हो रही है। तो जो पहला प्रोसेस है वो है आपका एंडोथर्मिक, वह है आपका एंडोथर्मिक। और जो सेकंड प्रोसेस है वह है आप लोगों का एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। चलिए अब आपके पास में बन गया E2 नेगेटिव। फिर से आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला और आपने इसमें एक एनर्जी और आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि मोर रिपल्शन देन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द इलेक्ट्रॉन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन। क्लियर? सो क्या बना आपके पास में? E3 नेगेटिव। क्लियर? तो जो थर्ड प्रोसेस है आपका वो भी कैसा है आपका? एक मिनट, फर्स्ट प्रोसेस था आपका एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही थी। सेकंड प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक और थर्ड प्रोसेस भी है आपका एंडोथर्मिक। क्लियर? तो ये देखिए कि जो पहला इलेक्ट्रॉन था जब वो डाला तो आपके सामने एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन सेकंड थर्ड वाले में एनर्जी गेन हो रही है। तो जहां एनर्जी गेन होगी वो एंडोथर्मिक, जहां एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक। तो बेटा इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मेरी बात समझ लीजिए, मैं आप लोगों को वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूं ऑक्सीजन फैमिली में, और जो क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड वो एज इट इज बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? तो यहां मेरे पास में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन की वैल्यू है -141, सल्फर की है -200, सेलेनियम की है -195, टेलुरियम की है -190 और पोलोनियम की है आपके पास में -174। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर कम हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर चलिए जब ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना एनर्जी रिलीज होगी, तो डाउन द ग्रुप आप जब आए तो यहां पे क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। आप इसको तो छोड़ दो, आप अभी ऑक्सीजन वाले को तो मैं बाद में बताऊंगा। आप सल्फर से पोलोनियम की ओर देखिए,
सल्फर से पोलोनियम की ओर जब आप आ रहे हो तो वही वाली बात है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज तो साइज इंक्रीज देन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस increases. When distance increase, then attraction force क्या attraction force decreases. अब जब attraction force भैया डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस. इट मींस बिकम्स लेस नेगेटिव. अब यहां मेरे पास में जो क्वेश्चन है वह है ऑक्सीजन का -141 क्यों है. इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव. व्हाई इट इज सो. तो देखिए उसका रीजन भी ये देखिए ऑक्सीजन की -141 क्यों है. समझ लीजिए ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज होता है छोटा. अब ऑक्सीजन का साइज है छोटा, नतीजा वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पास में है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब ज्यादा होगा तो भले ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बट रिपल्शन के ज्यादा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए डालने की जो टेंडेंसी है या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी. और वो जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन जो है वो लेस नेगेटिव वैल्यू शो करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. क्लियर. तो यहां मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी बताया. अब समझिए, अब मैं आप लोगों को अगला जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वह है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. तो देखिए सबसे पहली बात कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं. आप लोग बहुत अच्छे से इन दोनों वर्ड्स से फैमिलियर हैं क्योंकि हमने आप लोगों को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में ऑलरेडी बता दिए हैं. बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या खास बात है. तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Clear. This is the definition of boiling point. And what is the definition of melting point? Melting point is defined as the temperature at which the vapor pressure of solid becomes equal to the vapor pressure of corresponding liquid. This is defined as the melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब देखिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं इनकी वेरिएशन की कि भैया डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है. तो मैं आप लोगों के साथ में फिर से वैल्यू के साथ बात करूंगा. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ये आपके पास में आ गया पोलोनियम. अब ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है 55 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है आपके सामने 90 केल्विन. क्लियर है. यहां है सल्फर में 393 केल्विन, इधर आएगा 718 केल्विन. यहां है आपके पास 490 केल्विन, यहां है 958 केल्विन, यहां है 725 केल्विन, यहां है आपके पास में 1260 केल्विन, यहां है आपके पास में 520 केल्विन और यहां है आपके पास में 1235 केल्विन. क्लियर. तो देखिए डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे हो तो सबसे बड़ी चीज कि इनका मोलर मास इंक्रीज होता है. ऑक्सीजन आपका डाइएटॉमिक है, सल्फर आपका ऑक्टा एटॉमिक है, यानी सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम मौजूद होते हैं. ये प्रॉपर्टी यहां नजर आ रही है. क्लियर. पोलोनियम इसमें शामिल नहीं है. सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम इसमें शामिल है. अब समझिए डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे हो
तो इनके मॉलिक्यूल की साइज बढ़ रही है। मॉलिक्यूल की साइज जब इंक्रीज हो रही है तो आपको उस मॉलिक्यूल को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जस्ट लाइक जैसे आप 2 किलो का थैला उठाइए और आप 20 किलो की बोरी उठाइए, तो 2 किलो का थैला उठाने में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और 20 किलो का थैला उठाने में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यही वाली केस है कि जो टेलुरियम है वो आपका थोड़ा सा हैवी है सल्फर के कंपैरेटिवली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कि यहाँ इसको आपको अगर वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सल्फर के कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन का बहुत कम है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट वो इन सबके मुकाबले में बहुत कम नजर आएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी ही बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन से टेलुरियम पर जब आप आए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब आप पोलोनियम की ओर जब आप देखोगे तो पोलोनियम के केस में क्या हो गया बेटा, वैसे तो इसमें मेटालिक नेचर है बट कुछ कुछ किताबों में पोलोनियम को मेटल्स के साथ रखा गया है, कुछ कुछ किताबों में इसे मेटेलॉइड्स के साथ में रखा गया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप पोलोनियम को कहां रखे जाएंगे तो मैं आपको कहूंगा कि पोलोनियम को आप मेटल्स के साथ रखिए, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स आज भी पोलोनियम को मेटल्स के साथ ही रखती है। खैर, पोलोनियम में मेटेलिक नेचर ज्यादा है, उसके बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले एलिमेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। क्यों है? क्योंकि इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक एटम का दूसरे एटम के प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो गया, तो एटम को एटम से सेपरेट करना आसान हो गया। और वेपर फेज में यही किया जाता है, मेल्टिंग में और बॉइलिंग में यही किया जाता है कि दो जो बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं या दो जो इंटरेक्टिंग जो एटम्स है उनको आपको सेपरेट करना होता है, उसी के लिए आप उसे एनर्जी देते हो। तो यहाँ ये ऑलरेडी सेपरेट है, तो आपको इन्हें और दूर करने के लिए कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की मैं बात करूंगा तो पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेलुरियम के कंपैरेटिवली कम हो गया। तो यहां मैंने बेटा आज की आपकी क्लास में मेल्टिंग पॉइंट तक की जो टॉपिक था वो डिस्कस किया है। एलिमेंटल फॉर्म में आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।